हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI से नौकरी में। मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ITI से नौकरी चैनल में। तो आज हम यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है तो उसी पेपर के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारे 200 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमारे 150 क्वेश्चन हैं वो टेक्निकल है, यानी ITI से संबंधित हैं। ये हमारा फिटर ट्रेड थ्योरी का पेपर है। और दोस्तों, ये पेपर हम जो देख रहे हैं इसका हमारा देखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यानी यूपी आर्विनल का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस पैटर्न पे वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, इन सब चीज़ों पे हम विशेष फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जरूर देख लीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिस्टेक या गलती समझ में आती है तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले को ही करेक्ट माना गया है। अगर हिंदी में हमारा सेंटेंस लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और अगर हिंदी वाले में कोई मिस्टेक है या इंग्लिश वाले में भी, तो इंग्लिश वाले को हमेशा राइट माना जाएगा, हिंदी वाले को राइट नहीं माना जाएगा। तो एक बार इंग्लिश वाले को जरूर पढ़िएगा। और कुछ ऐसे शब्द आएंगे पेपर में हिंदी में जो बहुत ही ज़्यादा कठिन होंगे और वो आपको समझ में आएंगे ही नहीं, तो उनको समझने के लिए एक बार इंग्लिश वाला जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आप देखेंगे कि इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना ही चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके हमारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और उसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारे 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन आपको एक से एक मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने के बाद सही लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केस ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ, यानी विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। यानी कि ये पूछ रहा है वह करंट कौन सा है जिस सीमा पे आके आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है 10 से 20 MA मतलब यहाँ पे मिली एम्पियर से है। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, SI बेस यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट ए डेंजर मशीन, यानी कारखाना कानून 1948 के भाग 23 के अनुसार कौन सी एक मशीन खतरनाक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें पूछ रहा है कौन सी खतरनाक मशीन है, और इंग्लिश वाले में पूछ रहा है कौन सी खतरनाक मशीन नहीं है। विच मशीन इज़ नॉट ए डेंजरस मशीन। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम हमेशा इंग्लिश वाले को प्रीफर करेंगे, यानी कि इंग्लिश वाले को हम मान्यता देंगे। और एग्जाम में भी हमेशा ये लिख के आता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस है तो हमेशा इंग्लिश वाले सेंटेंस को ही सही माना जाएगा। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सी डेंजर नहीं है और हिंदी में पूछ रहा है कौन सी डेंजर है, तो हमारा इंग्लिश वाला राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों, ग्राइंडिंग मशीन हमारा 1948 सेक्शन 23 के अंतर्गत जो है ग्राइंडिंग मशीन हमारी एक खतरनाक मशीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसका हिंदी में वर्जन भी देख सकते हैं और मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर पंच पॉइंट हैज़ एन एंगल यूजुअली इन डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि केंद्र पंच की नोक का कोण सामान्यतः होता है, यानी कि कितना कोण होता है। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, हम 90 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन नंबर 3 जो सही है उसमें दिया है 60 और 90, तो हमारा 90 डिग्री इसमें दिया है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच हैमर इज़ फेवरेट फॉर ए फिटर, यानी कि एक फिटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है। तो दोस्तों, मैं भी एक फिटर हूँ, तो फिटर के लिए जो होता है वो बॉल पेन हैमर हमारा फेवरेट होता है। इसमें क्लॉ हैमर दिया है, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। हमारा जो बॉल पेन हैमर होता है, और बॉल पेन हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के लिए भी किया जाता है, तो वही फिटर का फेवरेट हैमर, यानी कि जो फिटर काम करता है वो बॉल पेन हैमर के द्वारा करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर मेजर अप टू, यानी
वर्नियर प्रवण चांदा मापता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मापता है, कितना मापता है? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 1 डिग्री को कितने भागों में बांटता है। तो आपको मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में भी बता रखा है, वर्नियर स्केल जो होता है वो 1 डिग्री को 12 भागों में बांटता है, और 12 भागों में जब बांट देते हैं तो उसकी 5 मिनट लिस्ट काउंट आ जाती है। ठीक है दोस्तों। और साधारण बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी लिस्ट काउंट 1 डिग्री होती है। अगर उसमें वर्नियर लग जाता है, ये जो वर्नियर दिख रहा है ये अगर लग जाता है तो वो उसको 12 भागों में बांट देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए डिवाइडर इज नॉट यूज्ड फॉर, यानी एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों जो इसके ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, इस क्वेश्चन को गलत माना गया क्योंकि इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है, तो इसके लिए 1 नंबर सभी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर थ्रेड स्क्रू ऑफ बेंच वाइज आर कास्टेड ऑफ, मतलब बेंच वाइज के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेच ढाले जाते हैं, यानी बेंच वाइज के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेच ढाले जाते हैं। तो बेंच वाइज होती है, उसमें हमारा जो स्पिंडल होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, यानी किस धातु का ढाला जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माइल्ड स्टील हमारा सही ऑप्शन है। और दोस्तों जो इसका स्पेंडल होता है उस पर जो चूड़ी कटी होती है वो एक्मे थ्रेड होती है, और उसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन लेंथ ऑफ द ब्लेड फॉर हैंड ऑपरेशन इन हेक्सा, यानी आरी में हस्त संक्रिया हेतु ब्लेड की सामान्य लंबाई क्या होती है, यानी हेक्सा ब्लेड जो हमारा होता है उसकी जो सामान्य लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 200 से 300 mm है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड नंबर वाला 200 से 300 mm इसका जो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, फाइल रिकमेंडेड फॉर नैरो स्लॉट एंड होल इज, यानी कि संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए अनुशंसित रेती कौन सी है। तो हमारी जो आपने सुना होगा नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल एक स्पेशल फाइल होती है और इसका प्रयोग जो किया जाता है बहुत ही पतले स्लॉट में या पतले होल की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी स्पेशल फाइल होती है। तो ये हमारा 1 नंबर जो है वो राइट आंसर है, और इसको हिंदी में चाकू नुमा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ए हाई ग्रेड स्टील फाइल। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप हिंदी वाला भी देख सकें। यानी हमसे पूछ रहा है एक हाई कार्बन स्टील की रेती है, इसमें निम्न तापीय उपचार प्रक्रियाएं पर विचार करें, यानी कि इसमें कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील की हमारी जो फाइल होती है, रेती होती है, उसमें कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार के प्रोसेस कौन कौन से प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो हमारा इसके लिए जो है यानी ए हमारा टेम्परिंग और बी हमारा हार्डनिंग, यानी हार्ड एंड टेम्पर दोनों चीज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी हाई कार्बन स्टील का टूल बनता है तो उसको हार्ड भी किया जाता है और टेम्पर भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोटाइज गेज इज क्लासिफाइड एज। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि मोटाइज गेज है उसको किस ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, यानी वो किस ग्रुप में रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्किंग टूल, यानी कि इसको मोटाइज गेज को हमारा मार्किंग टूल ग्रुप में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर मेजरिंग इन ब्रिटिश एंड मीट्रिक यूनिट, यानी ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयां मापने के लिए। तो इसमें 4 हमको स्टेटमेंट दिए हैं, यानी 4 कथन दिए हैं, उनमें से कौन हमारा सही है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी समान वर्नियर लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। यानी वर्नियर में हमारे ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों इकाइयां होती हैं, और माइक्रोमीटर में हमारी ब्रिटिश अलग माइक्रोमीटर होता है और मीट्रिक का अलग माइक्रोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर टेकिंग बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड, यानी शंकु और कोणीय दोनों मापने हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमें टेपर भी चेक करना है और कोण भी चेक करना है, तो हम कौन से टूल का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में आप सभी को जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, साइन बार। साइन बार जो होता है वो हमारा टेपर
और कोण दोनों चीज़ों को चेक करता है। और दोस्तों साइन बार हमेशा त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 14, प्रिक पंच रिफर्स यानी प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिक पंच का प्रयोग जो किया जाता है हमेशा छोटे चिन्ह बनाने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर है। यानी छोटे चिन्ह होते हैं उनको बनाने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग, चिन्हों को बड़ा करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग, और ड्रिल के बैठने का स्थान डेड सेंटर बनाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच हमारा 30 डिग्री का होता है, डॉट पंच हमारा 60 डिग्री का होता है, और हमारा सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पंच के बारे में जानकारी होगी। और पंच हमारे हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ए कोल्ड चीजल। यानी कि हमें एक कोल्ड चीजल को बनाना है तो हमें कौन कौन सी प्रक्रिया करना चाहिए। तो एक धातु काटने की छेनी का निर्माण का सही क्रम क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कास्टिंग, फोर्जिंग और हार्डनिंग। यानी पहले हम इसकी ढलाई करेंगे, फिर हम उस पर फोर्जिंग करेंगे और फिर हम उसको कठोर करेंगे यानी कि हार्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ढलाई, फोर्जिंग और दृढ़ीकरण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज नॉट एन एनिलिंग प्रोसेस। यानी कि इनमें से कौन एक एनिलिंग प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों इसमें से हमारे जो सेराडाइजिंग है ये एनिलिंग प्रोसेस में नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है। सेराडाइजिंग जो होता है, जिंक के पाउडर की कोटिंग की जाती है किसी भी धातु को कोरोजन यानी जंग से बचाने के लिए, वो हमारा सेराडाइजिंग होता है। जिंक की कोटिंग करी जाती है, पाउडर के रूप में जिंक होता है, उसकी कोटिंग करी जाती है, तो वो प्रोसेस हमारा सेराडाइजिंग कहलाता है। और वो धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे चाहे एनिलिंग हो, प्रोसेस एनिलिंग हो और टेम्परिंग हो, ये सभी हीट ट्रीटमेंट से संबंधित हैं। सेराडाइजिंग है ये हमारा सरफेस फिनिश से है, ये धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, इसका हीट ट्रीटमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। और सेराडाइजिंग को हम गुलाबीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी नाम भी आप याद रखिए, गुलाबीकरण, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर स्टील इन्वॉल्व्स। यानी इस्पात हेतु सभी आधारभूत तापीय उपचार प्रक्रियाओं में होता है। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि जो स्टील में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं उनमें आधारभूत क्या चीज़ होती है, यानी मेन उसमें क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट, यानी कि ऑस्टेनाइट का परिवर्तन। दोस्तों हमारा ऑस्टेनाइट के ऊपर डिपेंड करता है और उसको ठंडा करने पर डिपेंड करता है कि वो ऑस्टेनाइट हमारा किस रूप में बनेगा। अगर उस ऑस्टेनाइट को बहुत ही तीव्र गति से ठंडा कर देंगे तो हमारा मास्टेनाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच क्यूचिंग मीडियम प्रोवाइडेड फास्टेस्ट कूलिंग। यानी कि इन शीतलन माध्यमों में से कौन सर्वाधिक शीतलन प्रदान करता है। यानी सीधा सा कह रहा है कि अगर भट्टी से हमने गर्म जॉब को निकाला, उस जॉब को हमें ठंडा करना है, तो इन चारों चीज़ों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको बहुत ही जल्दी से ठंडा कर देगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राइन वाटर। तो इसमें पूरा नहीं लिखा लेकिन उसको ब्राइन वाटर कहते हैं। देखिए हिंदी में पूरा लिखा है लवण जल। और जो ब्राइन वाटर होता है वो सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, यानी एक नमकीन जल यानी लवण का जल होता है, यानी नमक का घोल उसमें मिला हुआ होता है। अगर कभी क्रम में लगाने से आ जाए तो नंबर 1 पे हमारा ब्राइन वाटर होगा, नंबर 2 पे हमारा वाटर होगा, और नंबर 3 पे हमारा तेल होगा, और नंबर 4 पे हमारा हवा होगा। तो ये चारों क्रम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ क्यूचिंग मीडिया इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेवर्टी। यानी कठोरता के घटते क्रम में इन शीतलन माध्यमों का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 से 10% कास्टिक सोडा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ एन ऑरेंज पील कैन बी अवॉइडेड इन कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल। यानी कि धातुओं के शीत कार्यों में संतरे के छिलके बनने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूजिंग फाइन ग्रेन्ड स्टील, यानी महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके।
महीन रेशेदार से मतलब है अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेन होगा, रिफाइन होगा, शुद्ध होगा, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो धातु में संतरे के छिलके बनने की स्थिति को टाला जा सकता है, यानी कि उसको हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल आर डन, यानी कि धातुओं का तापीय कार्य किया जाता है। तापीय कार्य से मतलब हमारा हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार से है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर। किसी भी मेटल में हमारे जो ग्रेन साइज होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वही हमारा क्रिस्टलीकरण ताप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये 400 से 700 डिग्री के बीच में होता है और अलग अलग धातु के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पाउडर मेटलर्जी डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि चूर्ण धातु विज्ञान इनमें से किससे संबंधित नहीं है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है कास्टिंग। चूर्ण धातु विज्ञान से हमारा मतलब है कि पिसे हुए धातु यानी मेटल को। तो दोस्तों हमारा ढलाई में उसका कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बीच ऑफ फॉलोइंग टूल यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वर्क पीसेस ड्यूरिंग द फोर्जिंग, यानी फोर्जिंग के दौरान कारखंड को सहारा देने के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक होता है फोर्जिंग की हुई धातु को पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सपोर्टिंग, यानी कि उसको सहारा देने के लिए। पकड़ने के लिए अगर पूछता तो हमारा चिमटा यानी कि टोंग राइट आंसर होता, लेकिन हमें सपोर्ट की बात कर रहा है तो हमारा स्वेज ब्लॉक होगा। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। कभी कभी हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, तो इसके लिए उसको प्लीज़ ध्यान दीजिए कि हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, हमें क्या आंसर देना है। तो स्वेज ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। ये कास्ट आयरन का एक आयताकार ब्लॉक होता है जिसमें बहुत सारे गोल, चौकोल और बहुत ही आकार के स्लॉट कटे होते हैं, और उन पे हम सीट मेटल का भी काम करते हैं और फोर्जिंग शॉप का भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ, यानी ट्राई स्क्वायर की वर्गीयता परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम कौन सी टेस्टिंग स्क्वायरनेस की कौन सा परीक्षण करते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी एक समय में हम एक ही सतह को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यूपी आर्विनल की तरफ से है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ वर्नियर हाइट गेज व्हेन द जॉ टच द वर्क टेबल वर्नियर स्केल शो, यानी वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कार्यपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज आप सभी ने देखा होगा। जब वर्नियर हाइट गेज से हम कोई चीज़ चेक करते हैं उसमें एक स्क्राइबर लगा होता है जिसको कहते हैं ऑफसेट स्क्राइबर, और वो जब सरफेस प्लेट से टच होता है तो उस समय हमारी जो रीडिंग होती है वर्नियर हाइट गेज की वो 0 होती है। तो यानी हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि जब हम बिल्कुल उसको टच करा देते हैं सरफेस पे तो हमारा उस समय शून्य पाठ्यांक आता है, यानी कि 0 रीडिंग आती है। ठीक है दोस्तों, और वर्नियर हाइट गेज हमारा 0.02 mm की जो है एक्यूरेसी यानी कि लीस्ट काउंट के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सल एडवांसमेंट ऑफ थिम्बल इज नॉन एज पिच इन ए माइक्रोमीटर व्हेन थिम्बल कंप्लीटेड, यानी कि अंगुस्ताने की अच्छी उन्नति 1 माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है जब अंगुस्ताने पूर्ण करेगा। ठीक है दोस्तों, अंगुस्ताने पूर्ण करेगा यानी कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है जब वो एक चक्कर चलता है तब वो एक पिच को क्रॉस करता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर की एक पिच को क्रॉस करने के लिए वो हमेशा 1 रेवोल्यूशन, यानी कि माइक्रोमीटर एक पिच क्रॉस करने के लिए उसको एक चक्कर चलना पड़ेगा। जब थिम्बल हम पूरा एक चक्कर घुमाते हैं तो हमारा आधा mm चलता है माइक्रोमीटर, तो वही एक चक्कर में एक पिच अपनी कवर करता है। और जो माइक्रोमीटर की पिच होती है वो 0.5 mm की होती है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और अगर डायरेक्ट पूछ ले कि एक चक्कर में स्पंडल कितना आगे चलता है तो 0.5 mm। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
साइंग ए पावर हैमर हेक्सा टेक प्लेस ओनली ऑन, यानी शक्ति हथौड़ा आरी में क्रंकचन घटित होता है। यानी कि जो हमारा पावर हैमर हेक्सा है वो हमारा जो काम करता है वो किस स्ट्रोक में करता है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है फॉरवर्ड स्ट्रोक। यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक जब आगे की तरफ स्ट्रोक मारता है तब वो हमारा काम करता है, और बैक स्ट्रोक हो जाए, और जो बैक स्ट्रोक होता है रिटर्न स्ट्रोक होता है उसमें वो काम नहीं करता, यानी उसमें वो अपनी पावर नहीं लगाता। और पावर हेक्सा को चलाने के लिए हमेशा बिजली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हाथों के द्वारा नहीं चलाया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन ए वर्टिकल पोजिशन फॉर लेइंग आउट, फॉर दिस पर्पस दिस इज क्लैम्प्ड टू, यानी कि अभिविन्यास हेतु कारखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। यानी कि कोई जॉब है और उसको हमें लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में बांधना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बांधने के लिए हमें उसको किस चीज़ में पकड़ना है, किस चीज़ में फिक्स करना है। तो आपने मिलिंग मशीन में भी काम किया हो शायद, और आपने लेथ मशीन में काम किया हो, तो उसमें हम अधिकतर जॉब को अगर वर्टिकल पकड़ना होता है तो हम अधिकतर देखते हैं कि हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा वह एंगल प्लेट होगा, और एंगल प्लेट जो होती है वो हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैचिंग 25 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल 0.5 mm। तो दोस्तों ये जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान इसके वर्नियर पैमाने के 25 भागों के बराबर होता है, मुख्य भाग के 24 भाग बराबर होगा, तो मेन स्केल के 24 भाग जो बराबर होगा वो हमारा होगा 0.02 mm, क्योंकि यही इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.02 mm। और वर्नियर कैलिपर हमारा डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, दो स्केलों के बीच में अंतर या भिन्नता के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प्ड ऑन, यानी ड्रिलिंग संक्रिया के लिए बेलना कार्य को कसा जाता है। यानी कि कोई हमारा गोल जॉब है, उस जॉब को हमें पकड़ने के लिए अगर उसमें हमें ड्रिलिंग करना है तो कौन से टूल का प्रयोग करेंगे। इसमें दिया है कॉलेट, सॉकेट, जॉ और बी ब्लॉक, तो आपने खुद भी किया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का प्रयोग हमेशा हम गोल जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, चाहे उसमें रीमर चलाना हो, चाहे उसमें ड्रिल चलाना हो, या फिर उसमें टैप चलाना हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज नॉट ए रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यानी इनमें से कौन एक त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो प्लेन मशीन है जिसको कहते हैं समतल ड्रिलिंग मशीन, वो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन नहीं है, क्योंकि ये प्लेन है, यानी कि एक सिंपल सी मशीन है, इसमें सीधा सा स्पंडल लगा होता है और वो कहीं भी घूमने उमने का उसका कोई भी काम नहीं है, वो एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट फिट फॉर ए ड्रिल साइज 3.2 टू 6.4 mm इज, यानी एक 3.2 से 6.4 mm ड्रिल आकार हेतु सही फीड क्या है। फीड क्या होता है दोस्तों, फीड का मतलब होता है कि हमारा एक चक्कर में ड्रिल जो है वो धातु के अंदर कितना धस रहा है, कितना कटिंग कर रहा है। और फीड की जो यूनिट होती है वो उसको हम कहते हैं mm प्रति चक्कर, यानी कि मिलीमीटर प्रति चक्कर में हम फीड को हम मिलीमीटर प्रति चक्कर में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 0.05 से 0.1 इसका जो है वो राइट आंसर, यानी इसकी ये सही फीड ये है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ट्यूअर्स इन स्मिथ फोर्ज इज रिफर टू, यानी कि स्मिथ में लौहकारी में तुअरे का अर्थ क्या है। तुअरे से मतलब यहाँ पे ट्यूअर्स है, और ट्यूअर्स जो होता है, फोर्ज हमारी एक भट्टी होती है, उस भट्टी को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, और हवा की सप्लाई करता है हमारा ट्यूअर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वात्या भट्टी में भी आपने पढ़ा होगा, वात्या भट्टी में भी हमारा ट्यूअर्स लगा होता है, और ट्यूअर्स का काम होता है
कि अंदर वायु को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 34, फोर्जिंग फॉर ए प्लेन कार्बन स्टील इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर। यानी कि प्लेन कार्बन स्टील है उसको हमें फोर्ज करना है तो उसके लिए सही टेम्परेचर तापमान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, भले आपको किताब में 1100 देखने को मिल जाए, लेकिन जो यूपीआरबीएनएल ने माना है वो 1300 डिग्री सेल्सियस माना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ए क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इज। तो दोस्तों क्रॉस सेक्शन हमारा कोई ऐसा जॉब होता है तो उस जॉब की जो ये मोटाई होती है, इस मोटाई को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं और इसकी लंबाई को लंबाई ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग, यानी क्रॉस सेक्शन आयाम हमको बढ़ाना है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम अपसेटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मोटाई बढ़ाना हो और लंबाई घटाना हो तो अपसेटिंग होता है वहाँ पे, और जब हमें लंबाई बढ़ाना हो और मोटाई घटाना हो तो उसको ड्राइंग आउट कहते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें किसी आयाम की अनुभागी यानी क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है और लंबाई घटाना है तो वो हमारा अपसेटिंग आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अपसेटिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर सपोर्टिंग मेटल व्हेन कटिंग थ्रो सीजल विच पार्ट फॉर एनविल इज यूज्ड। यानी कि छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। निहाई मतलब हमारा एनविल। ठीक है दोस्तों, एनविल पे हम जब चीजल से कटिंग करते हैं छेनी से तो उसका चिपिंग ब्लॉक होता है जो उस पर रख के हम उसको कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम चिपिंग ब्लॉक कहते हैं या टुकड़े करने वाला ब्लॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, थिकनेस ऑफ एनवल हैज़ बीन रेंज। जो निहाई होती है उसकी मोटाई की सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 20 से 25 mm होता है, वो हमारा एनविल की जो है वो मोटाई होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डैश प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक लार्ज साइज बोल्ट। तो दोस्तों लार्ज साइज बोल्ट बनाने के लिए हम अपसेट फोर्जिंग का प्रयोग करते हैं। अपसेटिंग को हम बिप यर लोहकारी कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में बड़ा ही कठिन नाम है, हिंदी में इसका बहुत ही कठिन नाम है, तो आप इंग्लिश भी एक बार जरूर चेक करा करिए क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है दोस्तों, जो अपसेटिंग होता है आपको बताया किसी चीज़ की मोटाई को बढ़ाता है और लंबाई को कम करना होता है। और जब हम बोल्ट बनाते हैं तो बोल्ट का एक सिरा हमको जो उसका हेड होता है उसको मोटा करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा बोल्ट तो पतला होता है, खाली उसका जो ऊपरी सिरा होता है जिसको हेड कहते हैं वो मोटा होता है। और उस चीज़ को मोटा करने के लिए हम अपसेटिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की मोटाई को जब बढ़ाता है और लंबाई को कम करता है तो वो अपसेटिंग कहलाता है, और लंबाई बढ़ाता है मोटाई को कम करता है तो वो ड्राइंग डाउन कहता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 39, सिंगल कंटिन्यूअस स्क्यूजिंग एक्शन इज परफॉर्म्ड इन। यानी एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रॉप फोर्जिंग। यानी कि ड्रॉप फोर्जिंग जो होती है वो हमारी एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग टू बी डन इट शुड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर। यानी हाई कार्बन स्टील को फोर्जिंग करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए। यानी कि कब तक गर्म करना चाहिए भैया, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका राइट आंसर है जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता तब तक हम हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये कलर भी आप याद रखिए, हल्का पीला। क्वेश्चन नंबर 41, ए कोल्ड चीजल इज मेड अप। यानी कि हमारी जो ठंडी छेनी है वो किस चीज़ की बनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें देखिए माइल्ड स्टील, ढलवा लोहा, कठोर स्टेनलेस स्टील, जर्मन चांदी। यानी कि ये हमारे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। हमारी जो कोल्ड चीजल होती वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था और इस क्वेश्चन के लिए सभी को 1 नंबर प्लस में सभी को दिया गया था, भले आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट ना किया हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सोल्डर इज एन कांस्टिंग ऑफ। यानी कि सोल्डर जो होता है वो किसकी मिश्र धातु होती है। ठीक है दोस्तों,
तो आप सभी जानते होंगे ये जो दिया है टिन और कॉपर, ये सरासर गलत ऑप्शन है। तो हमारा टिन और लेड, यानी कि टिन और लेड मिलके हमारा सोल्डर बनाते हैं। टिन और सीसा, ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, केस हार्डनिंग ऑफ ए स्टील। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण, यानी केस हार्डनिंग के बारे में पूछ रहा है। और केस हार्डनिंग के बारे में आप एक चीज़ जरूर जानते होंगे कि केस हार्डनिंग के द्वारा हम सिर्फ ऊपरी सतह को, यानी कि पूरी सतह को, अंदरूनी सतह को नहीं, सिर्फ बाहरी सतह को, उसके आवरण को, उसकी ऊपरी परत को, उसको ही हम केवल कठोर करते हैं और बाकी किसी चीज़ को हम कठोर नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, उचित तापीय उपचार द्वारा इस्पात के ऊपर इस्पात की सतह या आवरण पर दृढ़ीकरण है। तो आपको बता दिया, अगर ऊपरी कहीं भी दिख जाए, ऊपर सतह कठोर करना है, आवरण कठोर करना है, तो हमारा वहाँ पे केस हार्डनिंग होगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इन द शीट मेटल वर्क द कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस बाय, यानी कि धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा टूल होता है उसको शियर एंगल दिया जाता है। शियर एंगल मतलब कर्तनी कोण, जो हमारे काटने वाला कोण होता है उसको हम शियर एंगल कहते हैं। तो कटिंग बल हमारा शियर एंगल प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द बेस्ट नॉन प्रोड्यूसर फॉर कॉइनिंग, यानी कि मुद्रा टंकन की सबसे अच्छी ज्ञात प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमारा राइट आंसर है इसको कहते हैं हार्ड करेंसी, यानी कि दुर्लभ मुद्रा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बेस्ट ज्वाइंट आर दोज इन विच थिकनेस ऑफ शोल्डर वेरियस बिटवीन, यानी कि वह सर्वश्रेष्ठ जोड़ होते हैं जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। यानी कि कौन सा जोड़ सबसे अच्छा होता है और उसकी मोटाई परिवर्तित होती है वो कितनी होती है, यानी हमसे थिकनेस पूछ रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो पहला नंबर हमारा इसका राइट आंसर है, यानी 0.0075 एंड 0.05 mm जो होता है वो इसकी सही थिकनेस यानी सही मोटाई है इसके सर्वश्रेष्ठ जोड़ के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बेल्ट स्पैटर रिफर टू। बेल्ट स्पैटर का अर्थ क्या है। बेल्ट स्पैटर का अर्थ के बारे में पूछ रहा है कि बेल्ट स्पैटर क्या होता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं बेल्डिंग डिफेक्ट, यानी बेल्डिंग दोष, यानी हमारा बेल्डिंग करते समय कोई इसमें खराबी आ जाए तो वो हमारा बेल्डिंग का डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये तो आप सभी को ही पता होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सीम बेल्डिंग इज, यानी कि सीम बेल्डिंग क्या है या सीम बेल्डिंग इनमें से क्या है। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बेल्डिंग, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सतत स्थान बेल्डिंग। ये हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा इसका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय, यानी चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य में चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी एक इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारा होता है जॉब। तो उन जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में करंट यानी चिंगारी कहाँ से आती है। दोस्तों, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, जब हम उसको रॉड को उस जॉब में टच करते हैं तो एक चिंगारी निकलती है। वही हमारी जो है उसी चिंगारी के बारे में बात कर रहा है। तो वो हमारी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यानी जब हम उसको सतह को टच करते हैं, छूते हैं किसी चीज़ को, तब जब हम सतह को टच करते हैं, छूते हैं, यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, घर्षण होता है, तब हमारी चिंगारी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है जो सतत प्रतिरोध यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज नॉट ए सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग इन ए वेल्डिंग शॉप, यानी वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए इनमें से कौन एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। यानी ये सारे ऑप्शन हमको दे रखे हैं और इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी सुरक्षा और सावधानी को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर है सर्किट नॉट अर्थेड, यानी कि जो हम बिल्डिंग आप करते होंगे या आपने देखा होगा तो बिल्डिंग में 2 क्लैंप होते हैं, एक इलेक्ट्रोड क्लैंप होता है और एक हमारा अर्थ क्लैंप होता है। तो अर्थ क्लैंप का जो प्रयोग होता है यानी परिपथ भूकृत नहीं, यानी जो अर्थ क्लैंप होता है उसको हम अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए ज़मीन में लगा देते हैं
या उसको लोहे की किसी जॉब में टच करा देते हैं ताकि हमें अर्थिंग प्रोवाइड हो, तो वो हमारा सेफ्टी में नहीं आता। बाकी दस्ताने, काले चश्मे, चिमटे द्वारा जॉब को पकड़ना, बेल्डिंग आवरण युक्त होना, ये सब हमारे सुरक्षा सावधानी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए और आपको बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा। और अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसके लिए मैं आपको अलग से उसका आंसर और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।